जो आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टमेंट फंक्शन करना हमने, जैसे मैंने पहले किया था फाइनेंसिंग डिसीजन। हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन में 3 डिसीजन आते हैं। पहला आता है हमारे पास फाइनेंसिंग, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट, तीसरा आता है डिविडेंड। आज सेकेंड डिसीजन क्या है? डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या सिखाता है हमें कि हमने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो 1 करोड़ रुपया फाइनेंस किया मैंने 1 करोड़ रुपये फाइनेंस कर लिया डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड से। मैंने इक्विटी शेयर्स भी इशू कर दिए, डिबेंचर्स भी इशू कर दिए, बैंक लोन भी ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले लिया। सारा पैसा इकट्ठा हुआ मेरे पास 1 करोड़ रुपये, ठीक है। और उसमें मैंने डिफरेंट कॉस्ट पे लिया, ठीक है। बट अब क्या है मेरा कि मुझे जो 1 करोड़ रुपये मेरे हाथ में है उसको मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं इन्वेस्टमेंट 2 तरह से कर सकता हूँ। या तो मैं करूँगा लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म एसेट्स, या मैं करूँगा शॉर्ट टर्म। मेरे पास मेनली 2 ही सोर्स है, या तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में कर सकता हूँ या मैं शॉर्ट टर्म एसेट्स में कर सकता हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में जब भी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में मेनली आता क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद पेटेंट्स आ गए, और क्या सकता है इसमें? व्हीकल्स आ गए, कोई मुझे इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। जब भी मुझे लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो मेरी क्या होगी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि मान लो मुझे प्लांट एंड मशीनरी बाय कर ली, मैंने लैंड परचेज कर लिया, मुझे बिल्डिंग परचेज कर ली, तो उसमें क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है। और मेनली जब भी हम मशीन्स में और लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ से करते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट लग रही है कि अब मेरा मैक्सिमम पार्ट फाइनेंसिंग का किसमें चला जाएगा? लॉन्ग टर्म एसेट में चला जाएगा। बट जब भी हम ये फाइनेंसिंग करते हैं तो हमारा मेन एक मोटिव रहता है कि हम जितना भी पैसा लगाएं उससे हमें रिटर्न्स वापस अच्छी मिलनी चाहिए। सेकंड होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? शॉर्ट टर्म एसेट जो होता है मेनली वो होता है डे टू डे एक्टिविटी के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म एसेट्स में मेनली डे टू डे एक्टिविटी के लिए आप अपने एसेट्स को क्रिएट करते हैं। आप डे टू डे में वो क्या चाहिए? आपको चाहिए रॉ मटेरियल, आपको चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च करने के लिए, आपको चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च करने के लिए, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटीज में मेनली आता क्या है कि आपने थोड़ा बहुत खर्चा करना है, आपने रॉ मटेरियल बाय करना है, फ्यूल मंगवाना है, पावर को पेमेंट देनी है, लेबर की सैलरी देनी है, लेबर की वेजेस देनी है, ठीक है। जो भी आपके एक्सपेंसेस है, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे आपका वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे आपने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करना है, चाहे परचेज ऑफ मटेरियल करना है, तो वो सब किस में आएगा? आपका शॉर्ट टर्म एसेट्स में। कि आप जब भी उनके लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो क्या आ जाएंगे? आपकी शॉर्ट टर्म एसेट्स। कि मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपये आया, मैंने 1 करोड़ को इन दोनों एसेट्स में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई? मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर दूँ या मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है। अगर कई लोग क्या होते हैं, ये तो कंपनीज की बात है कि मान लो अगर मैं कंपनी खोल के बैठा हूँ, मैंने 1 करोड़ रुपये फाइनेंस किया, तो मैंने 50 लाख के मैंने एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स बाय कर लिए, 50 लाख के मैंने शॉर्ट टर्म एसेट्स बाय कर लिए। बट कई लोग क्या होते हैं, वो ना सर्विसिंग से काम करते हैं। जो सर्विसिंग वाले काम करते हैं वो क्या करते हैं? उन्होंने 1 करोड़ तो फाइनेंस ले लिया, अब वो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? उनके इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, वो इक्विटी शेयर्स में कर दें, वो प्रेफरेंस शेयर्स में कर दें, वो डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लोन्स भी दे सकते हैं, ठीक है। मेनली उनके पास ये 4 डिसीजन होते हैं, ठीक है। कि अगर मैं सर्विसिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा काम ही ये कि सस्ते पे लोन उठाना, महंगे में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा के उसको वापस कर देता हूँ। तो उस केस में मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं कि मैं इन 4 जगह पे ही इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। या तो मैं इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा दूँ, या प्रेफरेंस शेयर्स में, या मैं किसी को डिबेंचर्स बाय करूँ किसी कंपनी के,
या मैं किसी को लोन प्रोवाइड करूँ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जैसे मनी लैंडर्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो सर्विसेज में ये 4 ही ऑप्शन होते हैं। और जब भी अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा रहे हो या कंपनीज खोल रहे हो, तो उस केस में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे या आप करोगे शॉर्ट टर्म एसेट्स, ठीक है। ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि आप किस बेसिस पे लोगे। ये तो इन्वेस्टमेंट होगी, आप कहाँ कर सकते हो, बट अब है क्या डिसीजन है, आपने चूज कैसे करना है कि मेरा 1 करोड़ रुपया कहाँ लगेगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उन 3 फैक्टर्स की वजह से मेरा डिसीजन गलत हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट फैक्टर है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। फर्स्ट क्या है, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या होता है कि कितना आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, कितना इनफ्लो ऑफ कैश होगा। इनफ्लो तो मेरे पास 1 करोड़ आ गया, इनफ्लो का सिंपल सा मतलब है कितना पैसा मेरे पास आया, तो मेरा पैसा कितना आया, 1 करोड़ मेरे पास आ गया। बट आउटफ्लो ऑफ कैश के कितना पैसा जाएगा। मैंने अज्यूम किया कि चलो यार मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स सारे परचेज कर लेता हूँ, तो मुझे पता लगा जब लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करने लगा, मेरी प्लांट एंड मशीनरी थी 40 लाख की है, उसके बाद लैंड मेरा 50 लाख का है, 90 लाख तो मेरा वैसे ही आउटफ्लो हो गया। मेरा बचा कितना, 10 लाख। अब 10 लाख से मुझे शॉर्ट टर्म एसेट्स को बाय करने पड़ेंगे। कल मैं मशीन्स तो ना लेके बैठ जाऊंगा, मुझे शॉर्ट टर्म एसेट्स भी क्या करने पड़ेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जो कैश फ्लो पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट करती है। जब भी हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है तो हमें एक फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। वो कौन सा फैक्टर है, कैश फ्लो पोजीशन, कि हमारे पास कैश फ्लो की पोजीशन क्या है, कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो। सेकंड जो मेन फैक्टर है उसको बोलते हैं आरओआई। आरओआई हमने अकाउंट में बहुत बार की है, अकाउंटिंग रेशियो में। आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि आपको कितनी रिटर्न्स वापस आ रही है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था और कितना आपको वापस आया। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने 1 करोड़ रुपये उठाया था लोन, वो मैंने उठाया 8% पर एनम, ठीक है। 1 करोड़ का जो लोन लिया कितने में लिया, 8% इंटरेस्ट में लिया, कि मुझे हर साल 8% उसका इंटरेस्ट पे करना ही करना है। बट अब मेरा मोटिव क्या होगा कि मुझे ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पर मेरा कॉस्ट से ज़्यादा क्या पे आए, इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। कॉस्ट मेरी हमेशा कम होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न के सामने, बट वो डिपेंड करता है डिसीजन पे, आप कैसा डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो 8% आए, मैंने एनालाइज करना शुरू किया कि चलो मैं अपना 1 करोड़ का 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स में डाल देता हूँ। पर इक्विटी शेयर्स में क्या रिस्क है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, और फिर भी पैसा बचा तो मिलेगा ना, अगर पैसा बचेगी तो नहीं मिलेगा। चलो मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर्स में करता हूँ, मान लो कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स था, तो 10% का इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है मुझे, कि प्रेफरेंस है। बट इसमें भी रिस्क है मुझे, इसमें भी 10% डिविडेंड जब मिलेगा ना जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो क्या 10% डिविडेंड मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा। फिर मैंने लास्ट में एनालाइज किया, चलो यार डिबेंचर्स इशू कर लेते हैं। डिबेंचर्स में 10% मुझे मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, मेरा 10% इंटरेस्ट मुझे आना ही आना है वापस, ठीक है। तो मैं इस तरीके से क्या करूँगा, अपना आरओआई को एनालाइज करूँगा और मेरे डिसीजन वो ले लूँगा मैं जहाँ पे मेरी रिटर्न्स ज़्यादा होगी कॉस्ट के कंपेयर। कि यहाँ पे मेरी कॉस्ट 8% है, बट यहाँ पे रिटर्न कितनी है 10%, यहाँ पे भी कितनी है 10%, बट यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क ज़्यादा है और चांसेस है कि हमें डिविडेंड नहीं मिल सकता, बट डिबेंचर्स के केस में हमें 100% श्योरिटी है कि हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो कंपनी की डायरेक्ट एक्सपेंस है, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट है चाहे कंपनी को लॉस, ठीक है। तो मैंने जो डिसीजन लिया, मैंने क्या डिसीजन लिया कि मैं डिबेंचर्स में 1 करोड़ का 1 करोड़ लगा, ठीक है। मैंने कुछ पैसे खर्च किए अपने, मैंने तो कुछ खर्च नहीं किया, 8% पे लोन लिया,
10% पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, 2%। तो ये ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ROI। क्लियर। थर्ड हमारे पास है लास्ट फैक्टर, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। थर्ड फैक्टर है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या करता है, क्राइटेरिया का मतलब होता है सारी चीजों को उठाएगा कि आपको सारी क्राइटेरिया देखने हैं। आपने अपनी कैश फ्लो पोजीशन भी देखनी है, आपने अपना ROI भी देखना है, आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखनी है कि जब जो आपने पैसा लगाया ये तो है नहीं कंपनी लेके भर जाएगी, आपको इंस्टॉलमेंट तो पे करनी पड़ेगी कभी ना कभी। मान लो आपने डिवेंचर्स पे पैसा उठाया था तो उसमें आपको पता है इतनी बात कि मुझे 5 साल बाद उसको पैसा वापस करना है, तो आप 5 साल बाद पैसा कहाँ से वापसी दोगे? तो वो भी तो क्राइटेरिया देखना है आपने कि मेरे पास 5 साल तक उतना पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए कितना मैंने लोन की पेमेंट रीपैक कर। तो ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखकर हम क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। क्लियर। ये था हमारा सेकेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर।